नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। राजियल के दिमाग में विली विली की आवाज़ गूंजी, चिंता मत करो होस्ट, उसे कुछ नहीं होगा। वह अब एक पिशाच वैम्पायर है। इंसानों के लिए ये जानलेवा हो सकता है, पर उसके लिए नहीं। उसे दर्द जरूर होगा क्योंकि वह आपके ब्लड कमांड का विरोध करने की कोशिश कर रही है। सच कहूं तो उसकी इच्छाशक्ति काबिले तारीफ है, पर वह इसे रोक नहीं पाएगी। बस दबाव बनाए रखिए। राजियल के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वह समझ रहा था कि सिस्टम उसे रुकने से मना कर रहा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं बस उसके शब्दों से उलझन में था। वह झूठ नहीं बोल रही है ना? आखिर वह मरा हुआ आदमी उसका पिता यहाँ कैसे प्रासंगिक हो सकता है? उसने तो उसे खुद मारा था। विली ने कटाक्ष करते हुए जवाब दिया। वह आपसे झूठ नहीं बोल सकती होस्ट, जब आपने उसे आदेश दिया हो। और हाँ, जो भी आप कहें, मुझे आप पर पूरा यकीन है। राजियल ने विली की बातों को नज़रअंदाज किया और अपना ध्यान मेरिसा पर केंद्रित किया। मेरिसा का संघर्ष, द एगनी ऑफ रेजिस्टेंस। मेरिसा का शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसकी मांसपेशियां जकड़ गई थीं और उसकी आत्मा उस अदृश्य आदेश के खिलाफ लड़ रही थी जो उसे अंदर ही अंदर घोंट रहा था। उसके कानों से खून बहकर जबड़े तक आ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, आंसुओं और खून के मिश्रण से भरी हुई। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। राजियल उसे पत्थर की तरह खामोश खड़ा देख रहा था, पर उसकी उंगलियों की हल्की थरथराहट उसकी बेचैनी बयां कर रही थी। तुम्हारा पति? राजियल अचानक बोला, उसकी आवाज़ सपाट और पैनी थी। क्यों? ये सवाल सीधा था, बिना किसी भावना या हिचकिचाहट के। मेरिसा की आंखें दहशत से फैल गईं। उसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, जैसे वह शब्दों को चबा जाना चाहती हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा। आग! उसके गले से एक घुटती हुई आवाज़ निकली। क्योंकि वह बोलने की कोशिश करती पर शब्द सिसकियों में टूट जाते। राजियल ने अपनी सत्ता का दबाव और बढ़ा दिया। क्यों? उसने फिर दोहराया। मेरिसा की पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे उसका दिमाग उस सच से भागने की कोशिश कर रहा हो जिसे बाहर निकाला जा रहा था। आखिरकार उसके बंद होंठों से शब्द फिसल ही गए। उद्धरण चिन्ह ... क्योंकि तुम्हारा पिता एक बलात्कारी था। एक खौफनाक खुलासा, द रेपिस्ट फादर। बलात्कारी? राजियल के चेहरे पर गहरा अचंभा था। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह उस आदमी के पैदा होने से पहले ही मर चुका था। नोवेल में भी सिर्फ इतना जिक्र था कि मेरिसा ने अपने भाई, जो उसका पति भी था, को मार दिया था। नहीं नहीं, मत पूछो। मेरिसा खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर खून उसके बंद दांतों से बाहर निकल रहा था। जारी रखो, राजियल ने उसे देखते हुए कहा। उसने मेरा बलात्कार किया था। मेरिसा के मुंह से ये शब्द ऐसे निकले जैसे कोई उन्हें खींचकर बाहर निकाल रहा हो। जैसे ही उसने ये बोला, उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसे जोर से उल्टी हुई। गहरा लाल खून उसके हाथ और फर्श पर बिखर गया। वह खांसते हुए आगे की ओर झुक गई। यह इस बात का सबूत था कि उसने इस सच को कितने सालों तक अपने भीतर दबा कर रखा था। वह कभी नहीं चाहती थी कि दुनिया को ये पता चले। राजियल जड़ हो गया। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। उसकी माँ, बलात्कार का शिकार। राजियल का आंतरिक उबाल, द रेस्ट्रेन्ड ब्लडलस्ट। अगले ही पल राजियल के भीतर से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकला। हवा का तापमान जैसे गिर गया हो। वह उस आदमी को मिटा देना चाहता था, उसे टुकड़ों में काट देना चाहता था। शैडो कोकून के भीतर की परछाइयां उसके गुस्से से हिंसक रूप से नाचने लगीं। पर राजियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक गहरी सांस, और वह सारा गुस्सा अंदर समा गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वे शांत और खाली थीं। जारी रखो, उसने कहा। उसकी आवाज़ इतनी शांत थी कि मेरिसा को सिहरन महसूस हुई। वीरलान परिवार का काला नियम, द प्योरिटी ऑफ ब्लड लाइन। मेरिसा ने अपने हाथों से खून पोंछा और एक टूटी हुई, खोखली हंसी हंसी। हाँ, तुम्हें पता है, हमारे परिवार में एक नियम है, रक्त की शुद्धता। वंशावली को साफ रखने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी। उन्होंने कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उस नियम से नफरत थी। उसने शून्य में देखते हुए कहा, मैं लड़ती रही, पर आप परिवार को नहीं रोक सकते। उस दिन जब मैं उसके बिस्तर पर जागी, मुझे नशा दिया गया था। मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंची या बीच में क्या हुआ। बस अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, सब खत्म हो चुका था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वही पहली बार था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं, महान मेरिसा वीरलान, कितनी कमज़ोर थी। बुजुर्गों ने शादी के लिए मजबूर किया। एक पल मैं लड़की थी, अगले ही पल उसकी पत्नी। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह भी मजबूर होगा, शायद वह भी पीड़ित होगा। इसलिए मैंने सब सहा। 10 साल बाद नोवा पैदा हुई। मेरिसा ने राजियल की ओर देखा। मैं कभी समझ नहीं पाई कि मैंने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। अपनी करुणा की वजह से, या अपनी कमजोरी की वजह से। सच्चाई की परतें और सेलेना का जुड़ाव।
राजियल के लिए अब सब कुछ साफ हो रहा था। मेरिसा का कंट्रोल करने का जुनून, उसका सख्त होना, उस आदमी जैसा दिखने वाली हर चीज से नफरत करना, सब उस पुराने घाव का हिस्सा था। तो राजियल ने पूछा, यही असली वजह थी कि तुमने उसे मार दिया? मेरिसा ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने उसे तब नहीं मारा। मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मैंने उसे माफ कर दिया था, या मुझे लगा था कि मैंने कर दिया है। वह दुनिया के सामने एक आदर्श पति और सम्मानजनक व्यक्ति का नाटक बखूबी कर रहा था। उसकी आंखें सख्त हो गईं। पर जब मैं तुम्हारे साथ गर्भवती थी, तब किसी ने उस पर फिर से बलात्कार का आरोप लगाया। इस बार मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगा कोई उसे फंसा रहा है। पर उस औरत ने मुझे अपनी यादें, मेमोरीज पढ़ने को कहा। और जब मैंने पढ़ा, मेरिसा का शरीर कांप उठा। मैंने वह सब देखा, वह खौफ, वह डर। इसीलिए मैं तुम्हारी यादें नहीं पढ़ पाई राजियल। मैं डरती थी कि अगर मैं तुम्हारे दिमाग में घुसी तो मुझे फिर से वही गंदगी दिखेगी। वह डर कभी खत्म नहीं होता। राजियल अब समझ गया था। उसकी माँ ने सच नहीं ढूंढा, वह सच से भाग रही थी। क्या तुम्हें पता है वह औरत कौन थी? मेरिसा ने पूछा। क्या मायने रखता है? राजियल ने कहा, वह सेलेना की माँ थी। मेरिसा ने खुलासा किया। तुम्हारे पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया था। राजियल के शब्द बीच में ही रुक गए। अब उसे समझ आया कि मेरिसा हमेशा सेलेना का साथ क्यों देती थी। वह उस कर्ज को उतार रही थी जो उसके पति ने उस परिवार पर चढ़ाया था। सारा नफरत का खेल, सेलेना के परिवार का गुस्सा, सब कुछ एक खौफनाक तरीके से जुड़ गया था। मेरिसा ने अपना सिर झुका लिया, उसके कंधे कांप रहे थे। वह अब और कुछ नहीं कह सकी। अंधेरे के उस शैडो कोकून के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि वह किसी वजनी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। मेरिसा ने अपना सिर फिर से झुका लिया, उसके कंधे किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। उसकी आवाज़ ने इस बार उसका साथ पूरी तरह छोड़ दिया था। उसने बस अपनी बाहें फैला दी, बिना किसी शब्द के, जैसे वह खुद को राजियल के न्याय के हवाले कर रही हो। राजियल उसे देख रहा था। उसके दिमाग में विचारों का सैलाब था, पर वे किसी ठंडे पानी की तरह सुस्त महसूस हो रहे थे। गुस्सा अब बुझ चुका था और उसकी जगह एक थका देने वाली शून्यता ने ले ली थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस नए सच का क्या करे। खामोशी लंबी खींचती गई। फिर आखिरकार राजियल ने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरिसा ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे राजियल की नज़दीकी का एहसास तब हुआ जब उसकी मौजूदगी ने मेरिसा की इंद्रियों को घेर लिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह उसके ठीक सामने खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, न कोई दुख, न कोई नफरत, बस एक पत्थर जैसी स्थिरता, रक्तबंधन और दबी हुई ममता। तुम अभी अभी पिशाच बनी हो, राजियल ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने खून नहीं पिया तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। मेरिसा ने पलकें झपकाईं। वह इस अचानक बदले विषय से उलझन में थी। मुझे भी प्यास लगी है, राजियल ने आगे कहा, जैसे वह किसी ज़रूरत को नहीं बल्कि किसी तथ्य, फैक्ट को पढ़ रहा हो। और हमें ब्लड लिंक स्थापित करना होगा। उसने अपनी गर्दन की ओर इशारा किया। यहाँ काटो, इसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्या करना है। बस इसे जल्दी खत्म करो। मेरिसा उसे देखती रही। उसे राजियल की इस मशीनी क्रूरता पर गहरा दुख हुआ। वह भावनाओं से बचने के लिए इसे एक प्रक्रिया, प्रोसीजर बना रहा था। वह ये नहीं दिखाना चाहता था कि उसे अब भी परवाह है। पर राजियल ने उसे सोचने का समय नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर मेरिसा को अपनी बाहों में भर लिया। ये स्पर्श अचानक था। मेरिसा का दिमाग सुन्न हो गया। राजियल का आलिंगन मजबूत था, पर उसमें एक अजीब संयम था। मेरी गर्दन पर काटो, राजियल की फुसफुसाहट उसके कान के पास से बर्फीली हवा की तरह गुजरी। उसने मेरिसा को मजबूती से जकड़ लिया, जैसे वह दोनों को एक जगह स्थिर रखना चाहता हो। मेरिसा समझ गई कि वह बहाने बना रहा है, अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए वह इसे ज़रूरत का नाम दे रहा था। आंसुओं का सैलाब और पिशाच का परमानंद। मेरिसा ने भी अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं, और उसी पल दशकों का दबा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बाहर निकल पड़ा। वह राजियल के कपड़ों को अपनी उंगलियों में जकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। ये पहली बार था जब उसने खुद को इतना टूटा हुआ दिखाया था। राजियल उसे रोने देता रहा। वह खामोश खड़ा रहा, जबड़े को भींचे हुए, अपनी माँ की सिसकियों को अपने सीने पर महसूस करते हुए। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या यह उसे कमज़ोर बना रहा है या क्रूर? वह बस इतना जानता था कि इस पल उसे खुद से दूर करना गलत होगा। शायद वह एक राक्षस था, पर राक्षस भी दर्द समझते हैं। अंधेरे कोकून ने उनकी सिसकियों को अपने भीतर सोख लिया। लगभग 1 घंटा बीत गया। जब मेरिसा की सिसकियां थमीं तो राजियल ने फिर से वही शब्द दोहराए, काटो। मेरिसा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसकी इंद्रियों ने राजियल के खून की महक को पहचान लिया। वह प्यास, वह खिंचाव, सब कुछ नया और प्राचीन था। उसने गर्दन की ओर झुककर अपनी फैंग्स निकालीं। जैसे ही उसने राजियल की त्वचा को भेदा, दुनिया बदल गई।
पिशाच पूर्वज प्रोजेनेटर का खून पीते ही उसे एक ऐसी खुशी और ब्लिस महसूस हुई जो शब्दों से परे थी। राजियल ने भी झुककर मेरिसा की गर्दन पर दोबारा काटा। वह खून का स्वाद जटिल था, न अच्छा न बुरा। राजियल की आंखें अंधेरे में खुली रहीं, उसका दिमाग कहीं दूर भटक रहा था। ज़ारा की सलाह, स्वाभिमान बनाम माफ़ी। उसी धुंधले पल में राजियल ने अपने मन में पुकारा, ज़ारा, क्या मैं सलाह ले सकता हूँ? अंधेरे में एक लाइव स्ट्रीम पैनल चमक उठा। ज़ारा की आवाज़ सीधे उसके दिमाग में गूंजी, बिल्कुल। क्या बात है? मैं उलझन में हूँ, राजियल ने मन ही मन कहा। मैं उसके दर्द को समझ पा रहा हूँ, पर मैं उसे माफ़ नहीं करना चाहता। क्या मैं सिर्फ अपनी जिद के कारण इस नफरत को पकड़े हुए हूँ? ज़ारा की आवाज़ गंभीर थी, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, राजियल। माता पिता भी गलतियाँ करते हैं, पर तुम्हें माफ़ न करने का पूरा हक है। उसने गलती की और उसकी कीमत तुमने अपनी जिंदगी देकर चुकाए। किसी के कारण को समझ लेना उसे दोषमुक्त नहीं कर देता। ज़ारा ने आगे कहा, जीवन बहुत जटिल है। अगर तुम एक रिश्ता बचाना चाहते हो तो कभी कभी अपनी प्राइड को छोड़ना पड़ता है। पर तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या वह कीमत बहुत ज़्यादा है? मैं अपनी बेटी को जानती थी कि वह मुझे मारना चाहती है, फिर भी मैंने उसे अपने पास रहने दिया क्योंकि उसकी मौजूदगी मेरे लिए मेरी नफरत से ज़्यादा बड़ी थी। खुद के प्रति स्वार्थी बनो, राजियल। वही चुनो जिसके साथ तुम जी सको। राजियल का अंतिम शब्द। राजियल ने अपनी आंखें मूंद लीं। ज़ारा की बातों ने उसे एक स्पष्ट उत्तर दे दिया था। मुझे नहीं लगता, राजियल ने धीमी पर अटल आवाज़ में कहा, कि मैंने जो सहा है वह माफ़ी के लायक है। चाहे कारण जो भी हो, उसने मेरा बचपन, मेरा भरोसा और मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। उसने मेरिसा को खुद से थोड़ा दूर किया। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा संकल्प था। मैं उसे समझ सकता हूँ, पर मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। मैं उन्हें या इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने अपना सिर हिलाया। कोई भी माफ़ी का हकदार नहीं है। मैं खुद का हकदार हूँ। ज़ारा की आवाज़ धीरे से गूंजी, तो वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। फैसला लिया जा चुका था। जब राजियल के सीने में वह बोझ एक पत्थर की तरह जम गया, तब उसने धीरे से अपनी बाहें ढीली की। उसने मेरिसा को खुद से अलग किया। उसकी फेंग्स, दांत मेरिसा की गर्दन से बाहर निकल आए, जहां दो छोटे छेद तुरंत पिशाच पुनरुत्थान वैम्पायर रीजनरेशन के कारण भरने लगे थे। मेरिसा लगभग गिर ही पड़ी। उसका शरीर बेतहाशा कांप रहा था। वह पिशाच पूर्वज प्रोजेनेटर के खून के उस नशीले सुख में इतनी डूबी हुई थी कि उसकी आंखें अब भी धुंधली थीं। उसने कांपते हाथों से राजियल के सीने को छूने की कोशिश की, जैसे वह एक और घूंट मांग रही हो। यह ममता नहीं, बल्कि एक अपमानजनक पिशाच हवस थी। राजियल ने मजबूती से उसकी कलाई पकड़ी और उसे पीछे धकेल दिया। जाओ, उसने सपाट स्वर में कहा। राजियल के इशारे पर परछायां हिलने लगीं और एक शैडो डोर बन गया। मेरिसा कांपते कदमों से उस दरवाजे की ओर बढ़ी, पर तभी राजियल की आवाज़ ने उसे रोक लिया। रुको, उसका नाम क्या था? मेरिसा वहीं जम गई। वह जानती थी राजियल किसका नाम पूछ रहा है। वह आदमी जिसका नाम उसने बरसों से अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की यादों से मिटा दिया था। तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरिसा ने खुद को संभालते हुए पूछा। राजियल की आंखों में कोई भावना नहीं थी। नाम, माकिलस वीरलांट माकिलस विरेलन। नाम लेते ही मेरिसा के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। वह बिना पीछे मुड़े उस अंधेरे दरवाजे से बाहर निकल गई। सिस्टम स्पेस, विली की घाटी, SSS रैंक वैली। मेरिसा के जाने के बाद राजियल अकेला था। उसने अपनी आंखें बंद कीं। विली, अपने डेटाबेस में माकिलस वीरलान को खोजो। मुझे उससे मिलना है। विली एक पल के लिए रुकी। क्यों होस्ट, आप क्या करना चाहते हैं? वजह से तुम्हें मतलब नहीं है, राजियल ने ठंडे स्वर में कहा। बस वही करो जो मैंने कहा। क्षण भर में वास्तविकता बदल गई। राजियल की चेतना उसके शरीर से अलग होकर डेटा और खंडित वास्तविकताओं की परतों के बीच से गुजरी। स्वागत है होस्ट, विली की SSS रैंक घाटी में। विलेन का शीर्षक, एक सौम्य राक्षस, ए जेंटल मॉन्स्टर, रैंक SSS। राजियल ने आंखें खोलीं। वह एक ऐसी दुनिया में था जो किसी देवता की सुंदर पेंटिंग जैसी लग रही थी। बैंगनी घास, चांदी जैसा आसमान और बीचों बीच एक विशाल शाही बैंगनी पत्तों वाला पेड़। पेड़ की एक मोटी टहनी पर एक आदमी बड़े आराम से लेटा हुआ था। उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। लंबे बैंगनी बाल और चेहरा किसी रोमांटिक उपन्यास के हीरो जैसा शांत और सुंदर। पर जैसे ही उसने राजियल को देखा, वह शांति चकनाचूर हो गई। कमीने, आखिरकार कोई तो यहाँ आया, आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज़ में वही गंदगी और अभद्रता थी जिसकी राजियल को उम्मीद नहीं थी। वह पलक झपकते ही पेड़ से नीचे उतरा और राजियल के चारों ओर घूमने लगा। लड़के, तुम कौन हो? क्या उस पागल औरत ने तुम्हें भी मार डाला? क्या तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो? राजियल ने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह अपने मरे हुए बाप को पहली बार देख रहा है। सत्य की खोज।
विलेंस का बाजार। राजियल ने अपने मन में लाइव स्ट्रीम चैट खोली। क्या किसी के पास ऐसी शक्ति या वस्तु है जिससे मैं सवाल पूछूं और सामने वाला झूठ न बोल सके? मुझे सच जानना है। राजियल अंधा नहीं था। वह किसी औरत की बात पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं करने वाला था क्योंकि उसने रोते हुए इल्जाम लगाया था। उसने अपने अतीत से सीखा था कि इल्जाम लगाना आसान होता है। उसे मार्किलिस से खुद सच उगलवाना था। चैट बॉक्स संदेशों से भर गया। डिजेनरेटेड बास्टर्ड, नहीं भाई, मेरे पास ऐसी बोरिंग चीज़ें नहीं हैं। जेनोसाइड, मेरे पास विशेष फूल हैं जिनका नशा सच उगलवा देता है। एंसेस्टर जुए, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुम हो कौन? वैम्पायर प्रोगेनेटर, पिशाच कौशल है इसके लिए, पर पहले 10,000 इंसानों को पिशाच बनाओ, तब सिखाऊंगा। द ग्रेटेस्ट कलेक्टर, मेरे पास दुर्लभ चीज़ें हैं पर कुछ भी मुफ्त नहीं है। राजियल इन शर्तों को तौल ही रहा था कि अचानक एक ऐसा संदेश आया जिसने सबको खामोश कर दिया। लूसीफर किंग ऑफ हेल्प, मैं तुम्हें इन सबसे बेहतर कुछ दूंगा। कैसा रहेगा अगर तुम इस राजा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ? बधाई हो होस्ट। विलेन, लूसीफर ने आपको एक सत्ता ऑथोरिटी उपहार में दी है। रैंक एसएसएस जोड़। राजियल के सामने सिस्टम की ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चमक रही थी जिस पर सुनहरे अक्षरों में एक ऐसी सूचना अंकित थी जिसने राजियल के ठंडे दिमाग को भी एक पल के लिए सुन्न कर दिया। बधाई हो होस्ट। विलेन, लूसीफर टिल्ड किंग ऑफ हेल रैंक एसएसएस जोड़ ने आपको एक सत्ता ऑथोरिटी उपहार में दी है। अथॉरिटी रैंक एसएसएस जोड़ टिल्ड डिक्री ऑफ द डेड। हाँ, राजियल के गले से एक हल्की सी आवाज़ निकली। उसने अपनी आंखें मूंद कर फिर से खोलीं। अथॉरिटी, यह कोई स्किल नहीं थी, न ही कोई साधारण जादुई वस्तु। वह जानता था कि अथॉरिटी का मतलब है नियम बनाने की शक्ति, और वह भी एसएसएस जोड़ रैंक की। राजियल ने लूसीफर के संदेश को दोबारा पढ़ा। उसने पहले ही खुद को विलेंस के साथ सौदेबाजी बार्गेनिंग के लिए तैयार कर रखा था। उसे लगा था कि उसे कुछ कीमती देना होगा, शायद अपनी आज़ादी का कोई हिस्सा या कोई और गंदा सौदा। पर यहाँ नर्क का राजा खुद अपनी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक उसे दोस्ती के नाम पर थाली में सजा कर दे रहा था। लूसीफर की चालाकी, दोस्ती का नकाब। राजियल ने मन ही मन एक कड़वी मुस्कान के साथ सोचा, ये बूढ़ा शैतान आखिर चाहता क्या है? लूसीफर कोई दानवीर नहीं था, वह अहंकार और हेरफेर का पर्याय था। पर राजियल को यह भी पता था कि इस वक्त लूसीफर और बाकी विलेंस उसके भीतर कैद हैं। उन्हें राजियल की बढ़ती ताकत और मेरेसा जैसी अजेय हस्ती को पालतू बनाने के उसके तरीके ने डरा दिया था। वे अब राजियल को सिर्फ एक होस्ट नहीं बल्कि एक भावी सम्राट के रूप में देख रहे थे। राजियल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है, नर्क के राजा के साथ दोस्ती करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मैं इस परोपकार की सराहना करता हूँ। लूसीफर का संदेश तुरंत आया, जैसे वह इसी का इंतजार कर रहा था। हाँ, सम्मान मेरा है मित्र, आपके जैसा व्यक्तित्व जो हम जैसों को अपने भीतर बांध कर रख सके। और वह महिला मेरे साथ जिसकी शक्ति को मैं भी नहीं समझ पा रहा था, उसे आपने अपने घुटनों पर ला दिया। आपकी ये क्षमताएं साधारण नहीं हैं। ये छोटा सा उपहार उस महानता के सामने कुछ भी नहीं है जो आप भविष्य में हासिल करेंगे। चैट में हंगामा मच गया। एंसेस्टर जुए, पेशेवर तलवे चाटने वाला। लूसीफर, तू तो गिरगिट से भी तेज रंग बदल रहा है। कल तक तू अकड़ रहा था और आज इस बच्चे की आरती उतार रहा है। डिजेनरेटेड बास्टर्ड, क्या बात है? लूसीफर भाई, कहीं आपने गलत चीज तो नहीं चाट ली? इतना प्यार। लूसीफर, तुम नीच लोग क्या जानो। मित्र राजियल, आज से आपका दुश्मन मेरा दुश्मन। बस नाम लीजिए और मैं आसमानों से भी जंग लड़ने को तैयार हूँ। राजियल ने इस बकवास को नज़रअंदाज किया। वह जानता था कि उसे लूसीफर का इस्तेमाल करना है और लूसीफर को राजियल का। जब तक दोनों के हित साथ हैं, ये दोस्ती बनी रहेगी। डिक्री ऑफ द डेड, मरे हुए भी बोलेंगे। राजियल ने अपनी नई शक्ति के इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे विवरण सामने आया, राजियल की आंखों की लाली और गहरी हो गई। नाम, डिक्री ऑफ द डेड, मृतकों का आदेश। रैंक एसएसएस जोड़ सुप्रीम अथॉरिटी। प्रभाव, इसके सक्रिय होते ही मौत अब अंत नहीं रह जाती। लूसीफर के अधिकार क्षेत्र के तहत मौत सिर्फ एक अवस्था है। मुख्य शक्ति, ये सत्ता किसी भी मृत इकाई को, चाहे वह लाश हो, आत्मा हो, खंडित चेतना हो या अस्तित्व से मिटा दी गई याद हो, जबरदस्ती हुआ सिंह अवेकन कर सकती है। नियम अटल थे। मरे हुए व्यक्ति को अधिकार धारक के हर सवाल का जवाब देना होगा। चुप्पी, धोखा या झूठ बोलना असंभव है। आत्मा को कहीं से भी घसीट कर लाया जा सकता है, भले ही वह नर्क में हो या शून्य में। सजा का प्रावधान, रेक्विएम ऑफ डिफाइंस। यदि कोई मृत आत्मा जवाब देने से मना करती है या सच को छिपाने की कोशिश करती है, तो यह अथॉरिटी अपने आप उसे विश्व की सबसे भयानक प्रताड़ना, वर्ल्ड वर्स्ट टॉर्चर में डाल देगी। आत्मा के लिए वास्तविक दुनिया का एक सेकंड प्रताड़ना के एक पूरे दिन के बराबर होगा। और ये तब तक चलेगा जब तक वह सच न उगल दे।
राजियल का अगला कदम। राजियल ने उस पेड़ की टहनी पर बैठे अपने पिता माकिलिस वीरलान की ओर देखा। माकिलिस अभी भी बेपरवाह और अभद्र अंदाज में बातें कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका बेटा अब सिर्फ उसका खून नहीं बल्कि उसकी रूह का मालिक बन चुका है। राजियल के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो खौफनाक थी। माकिलिस वीरलान, तुमने अपनी मौत के साथ अपने राज दफन किए होंगे, पर आज मैं तुम्हें फिर से मारूंगा, बार बार मारूंगा, जब तक कि तुम उस रात का एक एक कतरा सच नहीं उगल देते। राजियल ने अपनी उंगली उठाई। नर्क की ठंडी हवा घाटी में बहने लगी। अब समय आ गया था एक बेटे द्वारा अपने पिता के न्याय का। राजियल सिस्टम द्वारा दी गई उस अथॉरिटी के विवरण को एक बार नहीं कई बार पढ़ रहा था। उसकी दाहिनी भौहें अनचाहे ही फड़क उठी, एक ऐसा संकेत जो बता रहा था कि वह अंदर से कितना स्तब्ध है। उसने सिर्फ एक झूठ पकड़ने वाली स्किल मांगी थी, पर लुसिफर ने उसे सीधे परमाणु बम थमा दिया था। मौत को कॉलर से पकड़कर सच उगलवाना। राजियल के होठों पर एक कड़वी पर संतुष्ट मुस्कान आई। हा, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा कूल है। उसने मन ही मन सोचा, अगर जिंदा लोग सच न बोलें तो क्या हुआ? पहले उन्हें मार डालो और फिर इस शक्ति से पूछ लो। कोई बहाना नहीं, कोई हेरफेर नहीं। लुसिफर वाकई बड़ा दिल वाला निकला। नर्क का राजा वाकई उस पद के लायक था। राजियल को वह घटिया कंकाल स्केलेटन याद आया जिसने उसकी पेन टॉलरेंस बढ़ाई थी, पर यह शक्ति तो उससे भी कहीं ज्यादा बेडेस थी। माकिलिस का धैर्य और राजियल का पलटवार। उधर माकिलिस वीरलान का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसे अपनी जिंदगी में कभी इस तरह नजरअंदाज नहीं किया गया था। धत, माकिलिस चिढ़कर बुदबुदाया, लड़के, मैं शालीनता दिखा रहा था क्योंकि मैं तुझसे पंगा नहीं लेना चाहता था, पर तू तो मुंह ही नहीं खोल रहा। अब जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। माकिलिस ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं खुद तेरी यादें पढ़ लूंगा। उसने अपना हाथ राजियल के सिर की ओर बढ़ाया। उसे पूरा भरोसा था कि वह एक पल में इस बच्चे की यादें खंगाल लेगा। पर जैसे ही उसकी उंगलियां राजियल के बालों के करीब पहुंचीं, राजियल की लाल आंखों ने उसकी गति को पकड़ा, और उसी पल राजियल की परछाई बिजली की तरह ऊपर उठी। सन्नन, अत्यंत नुकीली शैडो टेंडल्स राजियल के पैरों के नीचे से किसी जीवित हथियार की तरह निकलीं। वे माकिलिस के हाथ की ओर इतनी तेजी से बढ़ीं कि माकिलिस की रूह कांप गई। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और कई कदम पीछे उछल गया। क्या? उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने कोई माना महसूस नहीं किया था। कोई जादुई उतार चढ़ाव नहीं, कोई मंत्र नहीं। माकिलिस ने देखा कि वे काली छायाएं राजियल के चारों ओर किसी रक्षक नाग की तरह लिपटी हुई थीं। क्या यह अपनी परछाई को नियंत्रित कर रहा है? बिना माना के वह दंग रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। पहचान का संकट। तू कौन है? माकिलिस ने अब सतर्क होकर पूछा। तू यहाँ क्या चाहता है? उसे राजियल के चेहरे में एक अजीब सी झलक महसूस हो रही थी। एक ऐसी सुंदरता और करिश्मा जो इंसानी नहीं लग रहा था। इसके माता पिता जरूर बहुत खूबसूरत रहे होंगे, माकिलिस ने सोचा। उसे राजियल की आंखों में एक शिकारी प्रीडेटर की झलक दिखी जो उसे बेचैन कर रही थी। माकिलिस को अब भी नहीं पता था कि वह कहाँ कैद है। उसे अपनी पत्नी मेरिसा द्वारा मारा जाना याद था, पर यहाँ वह न तो बूढ़ा हो रहा था और न ही मर रहा था। वह 35 साल से यहाँ था, पर अभी भी वह इस जगह के रहस्यों से अनजान था। न्याय का क्षण, डिक्री ऑफ द डेड। राजियल को माकिलिस की उलझन या उसके विचारों से कोई लेना देना नहीं था। वह यहाँ एक मकसद से आया था। उसने अपनी आंखें उठाईं और माकिलिस की आंखों में सीधे झांका। मुझे बताओ, राजियल ने शांत और सपाट स्वर में पूछा, क्या तुमने मेरिसा वीरलान का बलात्कार करने की कोशिश की थी? कोई आरोप नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सीधा सवाल। और इसके साथ ही राजियल ने अपनी नई शक्ति सक्रिय कर दी, डिक्री ऑफ द डेड। दुनिया नहीं हिली, स्पेस नहीं फटा, पर माकिलिस की दुनिया उजड़ गई। उसका शरीर अचानक पत्थर की तरह जड़ हो गया। वह हिलना तो दूर, अपनी पलक तक नहीं झपका पा रहा था। उसके फेफड़ों ने हवा खींचना बंद कर दिया। उसका सिर अपने आप झुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झुका रहा हो। यह क्या है? माकिलिस के दिमाग में चीखें गूंज रही थीं। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा। यह मौत का डर नहीं था, यह उससे कहीं गहरा आदिम खौफ, प्राइमोर्डियल टेरर था। उसकी आत्मा को साफ एहसास हो रहा था कि इनकार करना मुमकिन नहीं है, चुप्पी संभव नहीं है, और झूठ बोलने का मतलब है अनंत काल तक नर्क से भी बदतर प्रताड़ना। माकिलिस के घुटने जवाब देने लगे। उसने अपनी पत्नी के गुस्से का सामना किया था, मौत देखी थी, पर इस 16 साल के लड़के के सामने उसे खुद का अस्तित्व एक चींटी जैसा लग रहा था। राजियल इस वक्त उसके लिए कोई इंसान नहीं, बल्कि मौत का देवता था। राजियल की आंतरिक हलचल। बाहर से राजियल पत्थर जैसा शांत था, पर उसके सीने के भीतर उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वह पहली बार अपने पिता से बात कर रहा था, एक ऐसा आदमी जिसे उसने कभी नहीं देखा, पर जिसके कारण उसकी पूरी जिंदगी नरक बन गई।
एक छोटा सा हिस्सा अब भी उम्मीद कर रहा था, काश मेरिसा ने झूठ बोला हो, काश यह आदमी वैसा न निकले जैसा उसे बताया गया है। राजियल ने गहरी सांस ली और मार्किलिस के मुंह खोलने का इंतजार करने लगा। वह जवाब सिर्फ एक सच नहीं होगा, वह राजियल के भविष्य का फैसला करेगा। मार्किलिस वीरलान के चेहरे पर अब वह सौम्य मुखौटा नहीं था। वह राजियल के मृतकों के आदेश, डिक्री ऑफ द डेड, के सामने पूरी तरह टूट चुका था। जैसे ही राजियल ने उससे वह सवाल पूछा, मार्किलिस के होंठ बिना किसी हिचकिचाहट के खुल गए। उसकी आवाज़ में एक ऐसी वफादारी थी जो खौफनाक लग रही थी। हाँ मेरे स्वामी, उसने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, मैंने मेरिसा वीरलान का बलात्कार किया था, परिवार के बुजुर्गों की मदद से। जैसे ही यह वाक्य पूरा हुआ, वह भयानक दबाव गायब हो गया। मार्किलिस ने गहरी सांस ली, जैसे वह डूबते डूबते बाहर निकला हो। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खौफ कभी महसूस नहीं किया था। राजियल ने अपनी आंखें बंद कीं, तो उसने झूठ नहीं बोला था। एक ठंडी आग राजियल की रगों में दौड़ गई। भले ही मेरिसा के साथ उसका रिश्ता कितना ही कड़वा क्यों न हो, पर वह उसकी माँ थी। और उसके सामने खड़ा यह आदमी, वह एक ऐसा राक्षस था जिसने उसके जन्म को ही एक अपराध बना दिया था। 763 जिंदगियों का हिसाब। राजियल ने अपनी मुट्ठियां कसीं। तुमने कितने लोगों के साथ यह घिनौना काम किया? राजियल की आवाज़ बहुत कोमल थी, पर हवा का तापमान गिर गया था। डिक्री ऑफ द डेड फिर से सक्रिय हुई। मार्किलिस का दिमाग पागलों की तरह गिनने लगा। 763, 763 मेरे स्वामी, वह चीखा। 763, सन्नाटा छा गया। 763 जिंदगियां, ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये हजारों परिवारों की तबाही थी। राजियल को खुद पर घिन आने लगी कि उसका खून इस आदमी से जुड़ा है। क्यों? राजियल ने पूछा। क्योंकि मुझे ये पसंद था, मार्किलिस ने बिना सोचे जवाब दिया। उसे पछतावा नहीं था, उसे सिर्फ अपनी पसंद पर गर्व था। राजियल ने अपना सिर धीरे से हिलाया। पसंद था, अब कुछ भी पूछना बाकी नहीं था। यह आदमी कोई मजबूर इंसान नहीं था, यह एक दरिंदा था जिसने कुलीनता का मुखौटा पहन रखा था। छाया और रक्त का खेल। अचानक राजियल की परछाई से दर्जनों काली टेंटिकल्स निकली और मार्किलिस पर झपट पड़ी। महाराज, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? मार्किलिस बिजली की रफ्तार से उछलकर दूर हटा। वह एक मिडिल स्टेज सुप्रीम रैंक योद्धा था। उसके लिए ये छायाएं सिर्फ एक खेल थीं। वह हवा में उड़ने लगा जहां छायाएं उसे छू न सकें। राजियल ने अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली के पों से खून की एक बूंद निकली और हवा में तैरने लगी। उसने फ्लो का इस्तेमाल किया और उसे ध्वनि की रफ्तार, साउंड स्पीड से मार्किलिस की ओर दागा। मार्किलिस ने अपनी मानसिक शक्ति से उस ब्लड बुलेट को माथे से कुछ सेंटीमीटर दूर ही रोक दिया। वह हैरान था, इस लड़के की मौजूदगी इतनी भारी है, पर इसके हमले इतने कमजोर। ये सिर्फ सेंट किंग लेवल का है। विली की आवाज़ राजियल के दिमाग में गूंजी। होस्ट, आप एक सुप्रीम रैंक को नहीं हरा सकते। एक सुप्रीम लाखों सेंट किंग को मसल सकता है। ये समय की बर्बादी है। 300 मिलियन गुना विनाश, द 300 मिलियन ब्लो। राजियल ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसी। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां भींची, मार्किलिस के शरीर का हर एक कतरा खतरे की घंटी बजाने लगा। मार्किलिस ने तुरंत अपनी सबसे बड़ी रक्षात्मक कला का उपयोग किया, 9th टियर स्पेल, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। मार्किलिस के चारों ओर बैंगनी रंग के सैकड़ों गुंबद डोम्स बन गए। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। राजियल ने अपनी मुट्ठी हवा में चलाई। क्रिटिकल हिट सक्सेसफुल, 300 मिलियन टाइम्स, डैमेज क्रिटिकल। लाल अक्षर राजियल की नज़रों के सामने तैरने लगे। और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना सिस्टम ने भी नहीं की थी। राजियल का मुक्का अब सिर्फ एक मुक्का नहीं था, वह शुद्ध सफ़ेद रोशनी की एक ऐसी बीम में बदल गया जिसने वास्तविकता को ही फाड़ दिया। हवा के घर्षण से रोशनी पैदा हुई। वह तरल प्रकाश की तरह आगे बढ़ा और रास्ते में आने वाली हर चीज़, ज़मीन, पहाड़ और आसमान को मिटाता चला गया। विनाश और पुनरुत्थान। इस हमले का रिकॉइल इतना भयानक था कि राजियल का अपना शरीर उसे सह नहीं पाया। उसकी त्वचा, मांस और अंग एक पल में जलकर राख हो गए। सिर्फ उसका लाल कंकाल क्रिम्सन स्केलेटन उस सफ़ेद रोशनी के बीच खड़ा रहा। कुछ सेकंड के बाद पुनरुत्थान रीजेनरेशन शुरू हुआ। नसें जुड़ी, मांस बना और राजियल फिर से साबुत खड़ा हो गया। जब रोशनी धुंधली हुई तो राजियल ने सामने देखा। जहां कभी मीलों तक उपजाऊ जमीन और ऊंचे पहाड़ थे, वहां अब सिर्फ एक विशाल खड्डा रवीन था। पहाड़ों के ऊपरी हिस्से गायब हो चुके थे, जैसे किसी विशाल ब्लेड ने दुनिया को बीच से काट दिया हो। राजियल ने एक ठंडी सांस ली। इसे कभी सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मारने के लिए नहीं, मिटाने के लिए है। उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं। जहां मार्किलिस खड़ा था, वहां अब भी कुछ बैंगनी चमक बाकी थी। मार्किलिस के सैकड़ों सुरक्षा कवच टूट चुके थे, पर वह अभी भी वहां था। राजियल उस काले शैडो कोकून के भीतर बंद था, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर।
बाहर समय अपनी सुस्त और बोझिल रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। पहले दिन बीते, फिर हफ्ते, और अब इंतजार की वहलें भी भारी होने लगी थी। वह काला गुंबद अभी भी समुद्र की लहरों के बीच वैसे ही तैर रहा था, स्थिर, खामोश और रोशनी को निगलने वाला। न कुछ अंदर जा रहा था, न बाहर। पूरे 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका था। कोकून के आसपास की हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी। सोफिया अपनी बाहें सीने पर लपेटे खड़ी थी, उसकी नज़रें बार बार उस अंधेरे की ओर मुड़ जाती थीं। वह सामान्य दिखने की कोशिश कर रही थी, पर चिंता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। हे, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें उसे चेक नहीं करना चाहिए? सोफिया की आवाज़ बहुत धीमी थी। 1 महीना हो गया है मारिया। वह एक बार भी बाहर नहीं आया। सच में एक बार भी नहीं। मारिया ने अपनी आंखें सिकुड़कर उस शैडोस्फीयर को देखा। बाहर से कुछ भी नहीं बदला था। वही सघन अंधेरा, वही दमघोंटू सन्नाटा। उसे उसके हाल पर छोड़ दो, मारिया ने सपाट लहजे में कहा। अगर उसे कुछ हुआ होता तो वह चीज़ अब तक गायब हो गई होती। यह उसकी शक्ति है, और अगर यह सक्रिय है तो इसका मतलब है कि वह जिंदा है। मारिया की नज़रें मेरेसा पर पड़ीं, जो गुंबद से कुछ दूरी पर खड़ी थी। वह महिला पूरे महीने 1 इंच भी नहीं हिली थी, उसकी आंखें सिर्फ उस अंधेरे को घूरती रहीं। मारिया ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर सोफिया की ओर मुड़कर झुंझलाते हुए कहा, और तुम क्या मुझसे ये 100वीं बार पूछ रही हो? अगर इतनी ही फिक्र है तो खुद जाकर देख लो। आखिर तुम उसकी पत्नी हो या मैं? वीरलान की कसाई, द बचर ऑफ वायलैंड्स, सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा, पर वह औरत मेरे साथ डरावनी है। सोफिया अटलांटिस से थी, उसे बाहरी दुनिया के साम्राज्यों या वीरलान परिवार के खौफनाक इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। पर मारिया जानती थी कि मेरेसा वीरलान की कसाई क्यों कहा जाता है। वह महिला जिसने एक ही रात में अपने ही खून के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, गार्ड से लेकर बुजुर्गों तक, और यहाँ तक कि अपने भाई और पति को भी। उस कत्लेआम की गूंज दशकों बाद भी इतिहास में सुनाई देती थी। मेरेसा का नाम ही खून जमाने के लिए काफ़ी था। मारिया ने देखा कि सोफिया के बहुत मिन्नतें करने के बाद वह आखिरकार मेरेसा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। जब मारिया मेरेसा के बगल में खड़ी हुई तो मेरेसा ने बिना मुड़े ही पूछा, हाँ? मारिया का गला सूख गया। मेरेसा ने कोई हमला नहीं किया था, पर उसकी मौजूदगी का दबाव ही इतना था कि मारिया ने अनचाहे ही सम्मान में कहा, मैम, मैं बस ये जानना चाहती थी कि क्या राजियल ठीक है? वह ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ, मेरेसा ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। मेरेसा को राजियल महसूस हो रहा था। वह रक्त संबंध, ब्लड लिंक जो उनके बीच बना था, वह मेरेसा को एक धड़कन की तरह सुनाई दे रहा था। पर मैम, वह इंसान है। बिना खाए पिए 1 महीना। मारिया ने टोकना चाहा। वह अब इंसान नहीं है। मेरेसा ने आखिरकार अपना सिर घुमाया और मारिया की आंखों में झांका। चिंता मत करो, मैं उसकी परवाह तुमसे या किसी और से कहीं ज्यादा करती हूँ। नफरत से फिक्र तक, मारिया का सच। मेरेसा की पैनी नज़रें मारिया को पड़ रही थीं। तुम उसकी चिंता कर रही हो? यह मज़ेदार है। मुझे लगा था कि तुम उससे सबसे ज्यादा नफरत करने वालों में से होगी। तुम्हारे पिता का इतिहास और तुम्हारी माँ का प्रभाव देखते हुए। मारिया का सिर झुक गया, मुट्ठियां कस गईं। प्लीज, मेरे माता पिता को इसमें मत लाइए, मेरेसा ने जारी रखा। मैंने देखा है कि तुमने एकेडमी में उसके साथ कैसा बर्ताव किया। तुम उसे निकालना चाहती थी, उसे द्वंद्व ड्यूल के लिए चुनौती देती थी। तुम साफ तौर पर उसे अपना दुश्मन मानती थी। तो फिर क्या बदला? नफरत से चिंता तक का ये सफ़र कैसे पूरा हुआ? मारिया का सब्र टूट गया। वह चिल्लाई, क्योंकि वह बुरा इंसान नहीं है। वह बस नाटक करता है, ठंडा, क्रूर और बेपरवाह होने का। उसे लगता है कि ऐसा बनकर वह मजबूत दिखेगा, पर अंदर से वह सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वह बुरा नहीं है, कम से कम जैसा मैंने उसे देखा है वैसा तो नहीं। मेरेसा खामोश हो गई। दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा छा गया। फिर मारिया ने धीमी आवाज में पूछा, वह अंदर कर क्या रहा है? 1 महीना क्यों लगा रहा है? मेरेसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, उसे अकेले रहने के लिए समय चाहिए। क्योंकि मैंने उसे उसके पिता के बारे में सब कुछ बता दिया है। मारिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आपने उसे बता दिया? मारिया की सांसें रुक गईं। उसे वह सच पता था। कुछ सच इतने गहरे दबे होते हैं कि दुनिया में सिर्फ मुट्ठी भर लोग उन्हें जानते हैं, और मारिया उनमें से एक थी। राजियल का पिता सिर्फ कोई भी आदमी नहीं था, वह मारिया के पिता का सबसे करीबी दोस्त था। और अपनी माँ के जरिए मारिया ने वह सच बहुत पहले जान लिया था। वह सच जो हर उस चीज़ को मैला कर देता है जिसे वह छूता है। मारिया का हाथ उसके मुंह पर चला गया। खौफ और दुख के मारे वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। जबकि बाहर की दुनिया में 1 महीना बीता था, सिस्टम स्पेस के भीतर समय की धारा बिल्कुल अलग थी। यहाँ राजियल को आए पूरे 2 महीने बीत चुके थे। 2 महीने, और उसके सामने उसका तथाकथित पिता माकिलस वीरलान जमीन पर पड़ा था। माकिलस अब बैठा या खड़ा नहीं था, वह बेजान मांस के लोथड़े की तरह बिछा हुआ था।
उसका शरीर बेकाबू होकर फड़क रहा था, जैसे उसकी मांसपेशियां उस दर्द को याद कर रही हों जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसकी आंखें खोखली और शून्य थीं। अब कोई चीख नहीं निकलती थी, कोई सिसकी नहीं। उसने आवाज निकालने की क्षमता खो दी थी। जमीन पर उंगलियों के खरोंच के गहरे निशान थे, वे निशान जो तब बनते हैं जब कोई दर्द से पागल होकर खुद को मिट्टी में दफनाने की कोशिश करता है। मार्किलिस के हाथ तबाह हो चुके थे, नाखून उखड़ चुके थे और चेहरा खून से लथपथ था। उसने खुद को ही नोचने की कोशिश की थी। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, यह एक सुप्रीम रैंक योद्धा का पूर्ण अपमान था। राजियल उसके पास खड़ा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसके हाथ में बुक ऑफ इवेंचुअल ईविल खुली थी। वह किसी वैज्ञानिक की तरह डार्क मैजिक के सबसे क्रूर मंत्रों का परीक्षण अपने ही पिता पर कर रहा था। उसके लिए मार्किलिस अब पिता नहीं, बल्कि ट्रेनिंग का पुतला, डमी मात्र था। विली की झुंझलाहट और राजियल की शांति। होस्ट, मुझे लगता है कि अब ये और प्रताड़ना महसूस भी नहीं कर सकता। विली की आवाज़ राजियल के दिमाग में गूंजी। इस बार उसमें शांति नहीं, बल्कि साफ चिड़चिड़ापन था। मैं समझती हूँ कि आप नाराज़ हैं, पर क्या आपको नहीं लगता कि यह समय की बर्बाद है? मैं एक ही चीज़ बार बार देखकर बोर हो चुकी हूँ। राजियल ने किताब का पन्ना पलटा। उसके चेहरे पर साफ उलझन थी, नाराज़गी, गुस्सा निकालना। उसने बिना किसी व्यंग्य के कहा, मैं तो बस नई स्किल्स सीख रहा हूँ और उनका अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें गुस्सा कहाँ से आया? विली का सब्र टूट गया। कमीने, तुम वाकई पागल हो। राजियल थोड़ी देर के लिए रुका। ठीक है, मैं भी बोर हो रहा था। उसने किताब आधी बंद की। मुझे बाहर जाकर थोड़ा मज़े करने चाहिए। मुझे अपने प्यारे दोस्त रिवेन की याद आ रही है। उसकी आंखों में एक चमक आई। मैंने इस किताब में एक बहुत ही दिलचस्प अनुष्ठान रिचुअल खोजा है। रिवेन के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। वह खुशी से झूम उठेगा। राजियल धीरे से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जिससे खुद सिस्टम कांप उठा। मेरा पिता कौन होना चाहिए? राजियल ने मार्किलिस की सड़ती हुई लाश जैसी हालत को देखा। कितना शर्मिंदा हूं मैं कि यह मेरा पिता है। काश मैं समय में पीछे जाकर अपना पिता बदल सकता। विली ने झिझकते हुए पूछा, होस्ट, मैं बस जिज्ञासु हूँ। आपके हिसाब से आपका पिता होने के लायक कौन है? आखिर क्या योग्यता, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? राजियल एक पल के लिए रुक गया। उसने अपना ठुड्डी रगड़ी और गंभीरता से सोचा, पता नहीं, शायद मैं खुद। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझसे ज्यादा योग्य और कौन होगा? सन्नाटा छा गया। विली की आवाज़ फटी की फटी रह गई। यह आज तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी बात है जो मैंने सुनी है। होस्ट, पिछले 2 महीनों में तुम्हारे दिमाग का कौन सा पेंच ढीला हुआ है? मौत का खेल, ट्रू किलिंग रिवाइवल, ट्रू किलिंग रिवाइवल। राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ उठाया। परछाइयाँ किसी वफादार तलवार की तरह बाहर निकलीं और एक ही पल में मार्किलिस के दिल और खोपड़ी के आर पार हो गईं। मार्किलिस का अस्तित्व एक झटके में मिट गया। तभी राजियल के दिमाग में एक घंटी बजी। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपकी किलिंग इंटेंट अपग्रेड हो गई है। रैंक ए, रैंक एस, सभी संबंधित प्रभाव किलिंग बॉडी, परसेप्शन और अब एस रैंक के हो चुके थे। पर सबसे बड़ी चीज थी एक नया प्रभाव, न्यू इफेक्ट अनलॉक्ड। ट्रू किलिंग रिवाइवल एस, हजारों आत्माओं को मिटाने के बाद आपने मौत के कॉन्सेप्ट को छू लिया है। आपको मौत पर एक खंडित अधिकार, फ्रैगमेंटरी अथॉरिटी दिया जाता है। प्रभाव, आप किसी भी मृत व्यक्ति को पूरी तरह से जिंदा कर सकते हैं। उसका शरीर, आत्मा, चेतना और जीवन शक्ति सब कुछ उसके चरम पीक रूप में वापस आ जाएगा। शर्त, लक्ष्य की मृत्यु पिछले 24 घंटों के भीतर होनी चाहिए। राजियल ने उस सूचना को देखा। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो अब सिर्फ डर पैदा कर सकती थी। वह अब सिर्फ मार नहीं सकता था, वह मारकर वापस भी ला सकता था ताकि उसे दोबारा मार सके। अचानक सोफिया, मारिया और मेरिसा, जो पिछले 1 महीने से उस काले गुंबद के सामने पत्थर बनी खड़ी थीं, एक ही पल में जड़ हो गईं। ये किसी खतरे का संकेत नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसका इंतजार करते करते उनकी रूह थक चुकी थी। वह काला शैडो कोकून, जो 1 महीने से समुद्र की लहरों के बीच स्थिर था, अचानक हिलने लगा। उसकी सतह पर वैसी ही हलचल हुई जैसे तेज हवा में धुआं बिखरता है। एक एक करके परछाइयां हटने लगीं, परतें उधरने लगीं और अंत में वह सघन अंधेरा पूरी तरह गायब हो गया। और जहां वह गुंबद खड़ा था, वहां से राजियल बाहर निकला। वह बड़ी शांति से पानी के ऊपर तैरता हुआ बाहर आया। उसके चांदी जैसे बाल एक ऐसी हवा में लहरा रहे थे जिसे कोई और महसूस नहीं कर सकता था। उसकी लाल आंखें अब साफ और स्थिर थीं। 1 महीने की तन्हाई के बाद वह थका हुआ नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली लग रहा था। पत्नियों और मां की दुविधा। मेरिसा और मारिया ने एक ही समय में प्रतिक्रिया दी। दोनों अनचाहे ही एक कदम आगे बढ़ीं, ये देखने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। पर दोनों ही उतनी ही तेजी से रुक गईं। मेरिसा के मन में विचारों का युद्ध छिड़ गया। क्या उसे पास जाना चाहिए? वह क्या बोलेगी? क्या वह फिर से माफी मांगे या चुप रहे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसका हक क्या है।
मारिया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी सुंदर फितरत फिर से जाग उठी थी। उसने अपनी बाहें कस लीं और ऐसा नाटक किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी तिरछी नज़रें राजियल की एक एक हरकत को माप रही थीं। पर हर कोई मारिया या मेरिसा की तरह झिझकने वाला नहीं था। जैसे ही राजियल ने बाहरी दुनिया में कदम रखा, उसे कुछ समझने का मौका मिलता, उससे पहले ही सोफिया उसके ठीक सामने थी। सोफिया का कोप, मिस्टर हस्बैंड। सोफिया जैसे टेलीपोर्ट होकर आई थी। उसकी नीली आंखों में गुस्सा भरा था और उसके गाल गुस्से में फूले हुए थे। 1 महीने का इंतजार अब ज्वालामुखी बनकर फूटने वाला था। उसने बिना कुछ कहे राजियल का कान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। पर राजियल की सजगता अब अलग स्तर पर थी। उसने बिजली की रफ्तार से सोफिया की कलाई हवा में ही पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? उसने सचमुच उलझन में पूछा। सोफिया की आंखें भड़क उठीं। मैं क्या कर रही हूँ? सवाल ये होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, मिस्टर। क्या आप में जरा भी अक्ल है? शादी के पहले ही दिन अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर 1 महीने के लिए गायब हो जाना। न कोई मैसेज, न कोई संकेत। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? कान खींचना तो सबसे हल्की सजा थी जो मैंने सोची थी। इस रवैये के साथ तो आप कुछ बहुत बुरा डिजर्व करते हैं। मेरा हाथ छोड़िए, वरना मैं कुछ ऐसा मरोड़ दूंगी कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना भूल जाएंगे। राजियल उसे देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही बात आई, क्या कोई इंसान एक सांस में इतने शब्द बोल सकता है? छोड़िए मेरा हाथ, वरना अगले कुछ सेकंड में आप बच्चे पैदा करने की क्षमता खो देंगे और मुझे रत्ती भर भी बुरा नहीं लगेगा। सोफिया ने धमकी दी। राजियल ने गहरी सांस ली और उसका हाथ छोड़ दिया। ठीक है, मैं लड़ना नहीं चाहता। क्या हम शांति से बात कर सकते हैं? यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सोफिया सन रह गई। बड़ी बात नहीं है, आपने मुझे सुहागरात की रात अकेला छोड़ दिया। वह चिल्लाई, पर फिर रुकी। उसने राजियल का चेहरा देखा। उसमें एक बदलाव था, एक तरह की परिपक्वता और अजीब सा सुकून। ठीक है हस्बैंड, सोफिया ने अपनी बाहें सिकुड़ते हुए कहा। मैं इस बार इसे नज़रअंदाज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपकी माँ के साथ कुछ मामला था। पर याद रखिए, अब आप कुंवारे नहीं हैं, आप शादीशुदा हैं, वैसे ही बर्ताव कीजिए। उसने राजियल की आंखों में झांका। और आपको मुझे बताना होगा कि आप उस काले गुंबद में 1 महीने तक क्या कर रहे थे, वरना मैं समझूंगी कि आप किसी ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे जो किसी भी मर्द को शादी की पहली रात हथियार चलाने से रोकती है। राजियल निशब्द रह गया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, जैसे कोई बच्चा डांट खा रहा हो। पर उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे मजा आ रहा था। वह सोफिया को और छेड़ना चाहता था। हाँ, समझ गया, राजियल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पर क्या हम ये पति पत्नी वाली बातें अकेले में कर सकते हैं? आखिर मेरी पत्नी को थोड़ा तो समझदार होना चाहिए। सोफिया का दिमाग जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। वह राजियल का ये फ्लर्टिंग अंदाज देखकर दंग रह गई। वह तुरंत मारिया के पास भागी और उसके कान में फुसफुसाए, हे, इसे क्या हुआ है? ये बहुत सस्पिशियस लग रहा है। क्या इसका सिर कहीं टकरा गया है? मेरिसा का दर्द, सिर्फ एक इस्तेमाल। राजियल ने उन दोनों को अनदेखा किया और अपनी ठंडी नज़र मेरिसा पर टिकाई। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? मेरिसा की आवाज़ धीमी और भारी थी। मुझे लगा आपने उस कोकून से बाहर जाने के लिए कहा था। उसकी आंखों में उदासी और गहरी हो गई। 1 महीने बाद, सब कुछ कबूल करने के बाद, राजियल का पहला सवाल यही था कि वह अभी तक यहाँ क्यों है। मेरिसा को लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसे उम्मीद थी कि 1 महीने की तन्हाई के बाद राजियल शायद उसे माफ़ कर देगा, या कम से कम उसे एक माँ की नज़र से देखेगा। पर उसकी आवाज़ में सिर्फ दूरी थी। राजियल ने फिर से कहा, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। ये शब्द मेरिसा को किसी घाव की तरह लगे। राजियल की आवाज़ में एक पूर्वज पिशाच की सत्ता थी जिसे वह ठुकरा नहीं सकती थी। मेरिसा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक वीरांगी थी। उसने एक छोटी सी कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, वह मुड़ी और जाने लगी। 1 महीने का इंतजार, वह उम्मीद, वह दर्द सब एक पल में टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ उसकी गुलाम है और वह उसे नहीं चाहता। पर तभी रुको, राजियल की आवाज़ ने उसे रोक लिया। मेरिसा एक पल के लिए रुकी। उसके दिल में फिर से एक खतरनाक उम्मीद जगी। क्या उसने उसे इसलिए रोका क्योंकि उसके मन में ममता जागी? क्या वह पछता रहा है? उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर राजियल का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। रुको, अभी मत जाओ, राजियल ने सपाट स्वर में कहा। मुझे तुम्हारा कुछ काम है, तब तक इंतजार करो। मेरिसा की आंखों की चमक पूरी तरह बुझ गई। काम है? उसे एहसास हुआ कि राजियल उसे एक माँ की तरह नहीं, बल्कि एक औजार या हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए रोक रहा है। राजियल अभी भी उस मुख्य स्थान से कई किलोमीटर दूर खड़ा था, पर उसकी आंखों के सामने जो नज़ारा था, उसने दूरी को बेमानी बना दिया था।
सामने एक पर्वत खड़ा था, नहीं, पहाड़ कहना तो उसका अपमान होगा। यह एक ऐसा विशाल ढांचा था जो समुद्र की गहराइयों से उठकर सतह को चीरते हुए ऊपर तक गया था, जैसे कोई विशाल हिमखंड आइसबर्ग हो। पर यह बर्फ नहीं थी, ये कुछ और था, ज्यादा भारी, ज्यादा काला और कहीं ज्यादा डरावना। सामने जो अंधेरा छाया हुआ था वह अरबों खरबों मॉन्स्टर कॉज से बना था। हजारों लाखों सालों के दबाव और लहरों ने इन कोर्स को एक दूसरे में ऐसा फंसा दिया था कि उन्होंने एक नया महाद्वीप बना लिया था। राजियल की आंखों में एक चमक आ गई। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान उभरी जिसे देखकर कोई भी सिहर जाए। यह एक भूखे शिकारी की मुस्कान थी जो अपने सामने एक अंतहीन दावत देख रहा हो। जब तुमने कहा था कि यह एक टापू के बराबर है, राजियल ने धीरे से योगराज की ओर मुड़ते हुए कहा, तो मुझे लगा तुम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। पर इसे देखकर लग रहा है कि तुमने गलती की है। ये टापू नहीं है, ये तो एक छोटा महाद्वीप कॉन्टिनेंट है। योगराज ने भी गहरी सांस ली। सैकड़ों हजारों सालों का संचय है ये। पूरी दुनिया के समुद्रों के मॉन्स्टर कोल्स यहीं आकर जमा होते हैं। उसने राजियल की ओर जिज्ञासु नजरों से देखा। पर तुम यहाँ चाहते क्या हो? हम 7 समुद्र पार करके यहाँ आए हैं, सिर्फ इन बेकार कोल्स के लिए तो नहीं। राजियल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उस काले खजाने को घूरता रहा। मारिया और सोफिया का अनुभव। मारिया कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। वह खुद भी हैरान थी कि उसे यहाँ इतनी शांति क्यों महसूस हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अंधेरा उसे अपनी ओर बुला रहा हो। उसकी राक्षसी प्रकृति, डेमोनिक नेचर, उस शुद्ध डाकमाना को पहचान रही थी जो उन अरबों को से रिस रहा था। सोफिया ने पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, तो यह है महान ओशन ब्लैक, समुद्र का कूड़ाघर, जहां दुनिया भर के मरे हुए राक्षसों के दिल जमा होते हैं। उसने राजियल की ओर देखा। तो अब क्या तुम इन सब को सोखने वाले हो? इसमें तो सदियां लग जाएंगी। मेरिसा, जो अब तक शांत थी, अचानक बोल उठी, तो तुम वाकई मॉन्स्टर कोल्स को सोख सकते हो? उसकी आवाज में हैरानी साफ थी। विद्वानों ने हमेशा माना था कि ये कोल्स बेकार हैं, पर राजियल के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। मेरिसा को एहसास हुआ कि राजियल के पास अब इतनी ताकत होगी कि वह साम्राज्यों की सेना खड़ी कर सके। योगराज की बेबसी और पारिवारिक तनाव। क्या कह रहे हो तुम लोग? योगराज लगभग चिल्ला उठा, यह कोल सोख सकता है, वो भी यूजलेस वाले। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अरोरा ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम बताते अगर तुम अपनी बेटी को घूरने के अलावा दुनिया की ओर भी देखते। वह जहाज पर हमारे सामने ये सब कर रहा था। योगराज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं तो बस अपनी बेटी की फिक्र कर रहा था। क्या बाप होना अब गुनाह है? उसने अरोरा की ओर देखा। मैं बस ये देख रहा था कि मेरी बेटी किस तरह के लड़के के करीब जा रही है। अरोरा ने लेवी को मजबूती से थामते हुए कहा, मुझे पता है मैं किसके करीब जा रही हूँ। मेरिसा का परीक्षण। जाओ, उस सांप को मारो। पारिवारिक तनाव को काटते हुए राजियल की ठंडी आवाज गूंजी। मेरे लिए उस सांप का काम तमाम करो। राजियल ने बिना मुड़े अपना हाथ उठाया और दूर एक दिशा की ओर इशारा किया। मेरिसा सन रह गई। क्या? राजियल ने सपाट लहजे में दोहराया। तुम्हें क्या लगा मैं खुद लड़ूंगा? मेरे पास फालतू समय नहीं है। जाओ और उसे संभालो। तुम्हारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मेरिसा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा था कि राजियल अहंकार में कहेगा कि वह किसी की मदद नहीं लेगा, पर यहाँ तो वह उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मारिया और योगराज भी दंग थे। राजियल एक वर्ल्ड रैंक योद्धा को आदेश दे रहा था। राजियल को अपनी किलिंग इंटेंट से साफ दिख रहा था कि कोर्स के उस ढेर के नीचे एक 10 किलोमीटर लंबा महासर्प कलोसल सर्पेंट सोया हुआ है। खड़ी क्या हो, जाओ, राजियल ने दोबारा टोका। मेरिसा ने एक लंबी सांस ली। उसका दिल दुख रहा था, पर वह विरोध नहीं कर सकती थी। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरिसा की अकल्पनीय शक्ति। हो गया। मेरिसा 1 इंच भी नहीं हिली। उसने बस अपना सिर ओशन ब्लैक की ओर घुमाया। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरी बैंगनी चमक, पर्पल ग्लो उभरी और फिर गायब हो गई। वह राजियल की ओर मुड़ी। हो गया डन, उसने सादगी से कहा। राजियल ने पलकें झपकाईं। हो गया मतलब? तभी धमाका। मीलों दूर कोरस का वह काला पहाड़ बुरी तरह हिलने लगा। समुद्र का तल कांप उठा और उस ढेर के नीचे से एक विशालकाय 10 किलोमीटर लंबा सलेटी सफेद सांप बाहर निकला। उसकी आंखें उसी बैंगनी रंग में चमक रही थी जिसमें मेरिसा की आंखें चमकी थीं। वह सांप, जो किसी भी सेना को खत्म कर सकता था, बड़ी शांति से राजियल की ओर बढ़ा। और जब वह पास पहुंचा तो उसने हमला नहीं किया। उसने अपना विशाल सिर झुका दिया। एक 10 किलोमीटर लंबे दैत्य ने राजियल के सामने घुटने टेक दिए थे। राजियल ने उस सांप को देखा और फिर मेरिसा को। हो गया, हाँ, उसने बुदबुदाते हुए उस शक्ति का लोहा माना जिसे उसने अपना गुलाम बनाया था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने एस ग्रेड मॉन्स्टर कोर को सोख लिया है। डिंग,
नई प्रकृति अफिनिटी अनलॉक हुई। डेथ अफिनिटी, हेलफायर अफिनिटी, नेक्रोमेंसी, ब्लैक लाइटनिंग। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपका माना स्टैट एसएस रैंक से अपग्रेड होकर एसएस जोड़ रैंक हो गया है। वर्तमान माना MP 1.54 क्वाड्रिलियन 100 क्वाड्रिलियन। उफ, राजियल ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी। हवा उसके फेफड़ों से इतनी धीमी गति से निकली जैसे सांस लेना भी आज एक बोझ हो। वह अपनी झुकी हुई अवस्था से सीधा खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें उन हजारों नोटिफिकेशंस को देख रही थीं जो उसकी नज़रों के सामने तैर रहे थे। वह हैरान नहीं था, वह एक ठंडे और खतरनाक तरीके से स्तब्ध था। यही मेरी वर्तमान सीमा है, वह बुदबुदाया। वह उसे महसूस कर सकता था। ये दर्द नहीं था, ये दबाव था। एक ऐसा भयानक दबाव जैसे उसका पूरा अस्तित्व अपनी अंतिम सीमा तक खींच दिया गया हो। उसकी नसें, उसके माना चैनल, उसकी आत्मा का एक एक कतरा, सब कुछ उसके शरीर के भीतर हिंसक रूप से गूंज रहा था। क्वाड्रिलियन का स्वामी, द मास्टर ऑफ पावर। राजियल की नज़रें क्वाड्रिलियन शब्द पर टिकी रहीं। अब उसका माना पूल ट्रिलियन खरबों में नहीं था, ये क्वाड्रिलियन पद में पहुंच चुका था। 1.54 क्वाड्रिलियन माना। यह इतनी विशाल मात्रा थी कि उसका अपना बोध भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। सच में, इतना आसान, वह बुदबुदाया। उसने सोचा था कि विकास धीमा होगा, दर्दनाक होगा, जिसमें सदियां लगेंगी। पर यहाँ उसने सिर्फ अपना हाथ रखा और सब कुछ सोख लिया। पर उसकी भौहें तन गईं। वह जानता था कि यह उसकी सीमा है। अगर उसने एक भी कोर और सोखा तो उसका शरीर कांच की तरह टूट जाएगा। किसी भी सामान्य इंसान के लिए इतनी शक्ति का एक अंश भी उसे राख कर देने के लिए काफ़ी होता। पर राजियल सामान्य नहीं था। वह सभी वास्तविकताओं का सबसे महान डार्क जीनियस था। जहां सामान्य प्रतिभाशाली लोग 50% माना भी नहीं सोख पाते, राजियल ने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैकलैश के हजारों प्रकृतियों अफिनिटीज को जगाते हुए ये मुकाम हासिल किया था। ओशन ब्लैक का अंत और विली की चेतावनी। राजियल ने चारों ओर देखा। कोल्स का वह काला पहाड़ जो कभी डरावना लगता था, अब पारदर्शी कांच की तरह दिख रहा था। वह खाली और खोखला हो चुका था। विली, राजियल ने शांत स्वर में पूछा, मैंने इस ओशन ब्लैक का कितना हिस्सा सोखा है? गणना पूरी हुई। होस्ट, आपने ओशन ब्लैक के कुल मॉन्स्टर कोल्स का केवल 0.00000065% हिस्सा सोखा है। राजियल सन रह गया। तुम मजाक कर रही हो? इतना माना, इतना अपग्रेड, और यह 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं था। ओशन ब्लैक की विशालता अब उसे डराने लगी थी। यहाँ इतने कोल्स थे कि वह सालों तक सोखता रहे तो एम्परर रैंक क्या उससे भी ऊपर जा सकता था। विली की आवाज़ में एक अजीब सी चेतावनी थी। लालची मत बनिए होस्ट, मैं आपको यहाँ सालों तक रुकने की सलाह नहीं दूंगी। क्यों? राजियल ने पूछा। क्योंकि यह बहुत बोरिंग है, विली ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया। महाअनुष्ठान, नियति को चुनौती, द फॉरबिडन रिचुअल। राजियल के होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जो दुनिया के लिए कभी अच्छी नहीं रही। ठीक है विली, अगर तुम्हें बोरियत हो रही है तो देखो मैं इस दुनिया को कैसे उल्टा पुल्टा करता हूँ। उसने हवा में हाथ लहराया और बुक ऑफ इवेंचुअल ईविल प्रकट हुई। किताब के पन्ने पागलों की तरह पलटने लगे और एक डरावने, प्राचीन पृष्ठ पर रुक गए। वह भाषा इंसानों की नहीं थी, वह गलत थी, प्राचीन और मुनी हुई थी। हा 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 हा, राजियल धीमे से हंसा। उसने अपने अंगूठे को दांतों से काट लिया। गहरा लाल खून उस किताब के पन्नों पर गिरा। खून गिरते ही किताब ने उसे सोख लिया। राजियल के हाथ ऐसी मुद्राएं, सील्स बनाने लगे जो कोई स्वस्थ इंसान नहीं बना सकता था। उसका खून हवा में तैरने लगा और एक विशाल रक्त चक्र, ब्लड सर्कल, बन गया। राजियल का माना उस चक्र में समाने लगा। हवा चीखने लगी, आवाज से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से। एक दमघोंटू पूर्ण बुराई समुद्र के ऊपर फैल गई। राजियल ने अपना सिर पीछे झुकाया और पागलों की तरह हंसने लगा। हा 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 हा, मेरा उपहार स्वीकार करो मेरे प्यारे दोस्त प्रिवेन। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे, चेहरा पीला पड़ गया, पर उसकी हंसी नहीं रुकी। मैं इस पूरे ब्रह्मांड की नियति बदल दूंगा। सब कुछ अराजकता, केओस में बदल जाएगा। हा 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 हा, फक यू भाग्य। खौफजदा दर्शक, यह क्या हो रहा है? मारिया चिल्लाए। उसकी आवाज कांप रही थी। समुद्र अब केवल हिल नहीं रहा था, वह किसी ग्रह की धड़कन की तरह कांप रहा था। मेरिसा, योगराज, सोफिया सब जड़ हो चुके थे। मेरिसा की अनुभवी इंद्रियां उसे चेतावनी दे रही थीं। शुद्ध, पूर्ण खतरा। वह किताब, वह रक्तचक्र और राजियल की वह विक्षिप्त हंसी। कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। दुनिया की नियति बदलने वाली थी। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।